गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। प्रतिदिन की तरह इस कार्यक्रम में सुबह 9 से 10 बजे तक कक्षा 6, 7 और 8 की पढ़ाई होगी और पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के वीडियो और कार्टून भी देखेंगे। बच्चों, हमें आशा है कि आप घर पर ही विद्यालय के पढ़ाई का अनुभव ले रहे हैं और आप इस कार्यक्रम को बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। तो रोज की तरह तैयार है ना आप अपनी कॉपी और कलम के साथ आज के पाठों के लिए? बच्चों, याद रखें, दूरदर्शन पर पढ़ाए जा रहे पाठों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको कॉपी में नोट करना है और विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न और जिज्ञासा है तो उसे भी नोट करना है। तो तैयार हो जाए आज के पाठों के अध्ययन के लिए। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं 19 जून को रीडिंग डे के रूप में मनाया जाता है और यह सप्ताह हम रीडिंग वीक के रूप में मना रहे हैं। इसी क्रम में आज कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए हम भाषा के विभिन्न आयामों और हिंदी एवं अंग्रेजी के अर्थ के साथ पढ़ने के तरीके को सीखेंगे और आप अपना शब्दकोश भी बढ़ाएंगे। आज हिंदी के वाक्यों को पढ़ने के तरीके को सीखने के लिए हम एक वीडियो देखेंगे, पढ़ना है आसान। इसके बाद संस्कृत के शब्दों का अर्थ जानेंगे शब्दकोश में और फिर अंग्रेजी में एक वीडियो देखेंगे जिसका शीर्षक है लिसन केयरफुली और अंत में पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान की सैर करेंगे जू शो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पढ़ना आसान है। माँ देखो, तितली का बच्चा उड़ता जा रहा है। मेरा सर दर्द हो गया है इसे पकड़ते पकड़ते। पर उड़ जाता है तुम। पकड़ो इसे तितली के बच्चे को। ये क्या बोल रही हो? तुम ठीक तो हो ना? क्यों? मैं तुम्हें तितली के बच्चे को पकड़ने को कह रहा हूँ। आज मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ, बोलो, क्या बोलना है? तुम बहुत परेशान लग रही हो। हाँ, थोड़ी सी चिंता की बात है। हमारा छोटा कुछ भी सही ढंग से नहीं बोलता। हर बात को बिना विराम चिन्ह के बोलता है, जिस वजह से उसका अर्थ कुछ और निकल जाता है। कल बड़े होकर इसे राज्य संभालना है। अगर ये सही ढंग से बोलना नहीं सीखेगा तो राज्य कैसे संभालेगा और सब उसका मजाक उड़ाएंगे। ये तो बहुत चिंता का विषय है। तुम चिंता मत करो, मैं सब सही कर दूंगा। क्या हुआ बेटा? आज मैंने मम्मी को कहा कि तितली का बच्चा पकड़ो, पर मम्मी ने डांट दिया। अच्छा, रो मत। कल हम दोनों घूमने चलेंगे। तुम तैयार रहना सुबह। ठीक है पापा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बेटा देखो, तितली का बच्चा उड़ता जा रहा है। मेरा सर दर्द हो गया इसे पकड़ते पकड़ते। पर उड़ जाता है तुम। पकड़ो इस तितली के बच्चे को। ये क्या बोल रहे हैं आप? क्यों मैं तुम्हें तितली के बच्चे को पकड़ने को कह रहा हूं? क्या हुआ बेटा, तुम चुप हो गए? देखा बेटा, अब तुम्हें समझ आया माँ ने तुम्हें पागल क्यों कहा। जो बोलते हो सही बोलते हो, पर विराम चिन्ह गलत जगह लगाते हो। विराम चिन्ह? ये क्या होता है? तो बेटा, विराम का अर्थ है रुकना, विश्राम लेना। बोलते समय
बीच बीच में अपनी बात पर बल देने के लिए या समझाने के लिए थोड़ी देर रुका जाता है। रुकने की इस क्रिया को विराम कहते हैं। रुकने की इस क्रिया को स्पष्ट करने के लिए व्याकरण में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो बेटा, विराम का अर्थ है रुकना, विश्राम लेना। बोलते समय बीच बीच में अपनी बात पर बल देने के लिए या समझाने के लिए थोड़ी देर रुका जाता है। रुकने की इस क्रिया को विराम कहते हैं। रुकने की इस क्रिया को स्पष्ट करने के लिए व्याकरण में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अच्छा, यानी बोलते वक्त जो हम रुकते हैं वह चिन्हों के प्रयोग से होता है। हाँ, अच्छा, यहां देखो। वाक्य के अंत में इस डंडे की तरह सीधा डंडा खींचा जाता है। इसे पूर्ण विराम कहते हैं। ये विस्मयादिबोधक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों पर इस्तेमाल नहीं किया जाता तथा हम देर तक रुकते हैं। जैसे कि तुम्हें चाहिए कि तुम ध्यान से सुनो और याद रखो, फिर पूर्ण विराम लगाओ। समझे? समझ गया पापा, पूर्ण विराम। सरपराज, जरा यहां आइए। जी 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 महाराज। जरा थोड़ी देर रुकिए। हाँ बेटा, अगला चिन्ह प्रश्न सूचक चिन्ह है। ये ऐसा होता है, जब भी तुम कोई प्रश्न पूछते हो तो उसके बाद इस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि तुमने क्या खाया? जी पापा। अच्छा, अगला चिन्ह विस्मय सूचक चिन्ह है। ऐसा होता है विस्मय सूचक चिन्ह। हर्ष, घृणा, शोक, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने वाले वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे, अरे तुम कब आए? और अरे पर जोर दिया जाता है। ठीक है? हाँ पिताजी, ठीक है। अच्छा, तो बताओ फिर। अरे के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगेगा और अरे पर जोर दिया जाएगा। ठीक है ना पापा? हाँ बेटा, ये देखो, ये है अल्प विराम। इसका इस्तेमाल पहले तो समान महत्व के शब्दों तथा वाक्यों को अलग अलग करने में किया जाता है। जैसे, मेरा पुत्र वीर, साहसी और कर्मठ है। दूसरा इसलिए किया जाता है ताकि संयुक्त और मिश्रित वाक्यों के उपवाक्यों को अलग किया जा सके। जैसे, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करता अगर मुझे मालूम होता। जब हम अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत थोड़ा रुकते हैं, पूर्ण विराम से कम। जी। तुम भी सुन रही हो ना?
अब अगला है अर्धविराम। जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज्यादा देर रुकना पड़ता है, वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे परिश्रम ही जीवन है, आलस्य मृत्यु है। समझे छोटे? हाँ पापा, जहाँ पर अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा और पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकते हैं, वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग होता है। चलो, अच्छा है। अब अगला है उपविराम। जहां किसी बात को अलग करके दिखाना हो, वहां उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे तितली सुंदर है या भद्दी? सुंदर है। मैं समझ गया। यदि किसी बात का उदाहरण आगे दिया जाना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। जैसे मां ने कहा, मैं परेशान हूं। अब अगला चिन्ह विवरण चिन्ह है। जब किसी बात का विवरण, उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, तुम बताओ कैसे? हाँ, जैसे कि वृद्धावस्था के लाभ निम्नलिखित हैं और फिर विवरण चिन्ह। हाँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा नन्हे, अगला चिन्ह है योजक चिन्ह। समानार्थक या विपरीतार्थक शब्द युग्मों के बीच में इसे प्रयोग किया जाता है। जैसे दिन, रात। जी ठीक है। जहां शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वहां इसे लाघव चिन्ह कहते हैं। तो लाघव चिन्ह कैसा होता है, मालूम है? नहीं। तुमने सूरज देखा है? गोल, वो देखो। और ये गोल जैसे पत्थर, ये लाघव चिन्ह हैं। जैसे डॉक्टर, डा के बाद लाघव चिन्ह। समझे? जी समझ गया। संक्षिप्त करने पर गोला या बिंदु लगता है। बेटा, उद्धरण चिन्ह ऐसा होता है जब किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करते हैं तो दोहरे उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि तुम बोलोगे, पापा ने कहा, उद्धरण चिन्ह ऐसा होता है। और दूसरा, किसी का उपनाम, कविता, लेख या पुस्तकों के शीर्षकों को उद्धृत करते समय इकहरे उद्धरण चिन्ह, इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं बताऊं? हाँ, बोलो। जैसे मेरा नाम है शेर सिंह, फिर एक उद्धरण चिन्ह लगाऊंगा और बीच में शेरू लिखूंगा, यानी शेर सिंह शेरू। है ना पापा? हाँ, बिल्कुल सही।
हमारा बेटा तो बहुत होशियार है। ये कोष्ठक है। इसके भीतर मुख्य रूप से ऐसी सामग्री रखी जाती है जो मुख्य वाक्य का अंग नहीं होती। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे विराम चिन्ह और फिर कोष्ठक आदि सब लिखे जा सकते हैं। ठीक है? जी ठीक है। आज मैंने तुम्हें सारे चिन्ह बता दिए हैं। अब उन्हें ध्यान में रखकर इस्तेमाल करना। जी पिताजी। विराम चिन्ह का रखो ध्यान, वाक्यों में करो इस्तेमाल, ताकि दूसरों को समझ आए आपकी बोली हुई हर एक बात। चलो अब घर चलते हैं। जी पिताजी, देखिए तितली का बच्चा उड़ता जा रहा है। मेरा सर दर्द हो गया था उसे पकड़ते पकड़ते। शाबाश बेटा, तुम समझ गए। बच्चों, आपने देखा ना, पढ़ना कितना आसान है। चलिए अब हम संस्कृत के कुछ शब्दों को जानते हैं, ताकि संस्कृत को आसानी से समझ सकें। शब्दकोश। मूषकः मूषकः। अरे भैया, चिल्ला क्यों रहे हो? और ये मूषकः क्या बोल रहे हो? वो देखो, दरवाजे के पास। वो तो चूहा है। कितना बड़ा चूहा है? अरे बुद्धू, चूहा यानी मूषकः। तो क्या चूहा और मूषकः एक ही है? हाँ, चूहा को मूषकः भी कहते हैं। जैसे सूरज को रवि और चांद को शशि कहते हैं, यानी मूषकः चूहा का पर्यायवाची शब्द है। नहीं बहन, संस्कृत में चूहा को मूषकः कहते हैं। संस्कृत में तुम्हारा शब्दकोश तो बिल्कुल शून्य है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत संस्कृत की समझ मुझे भी है। जैसे स्कूल को विद्यालयः कहते हैं, विद्यार्थी को छात्रः और सिपाही को सैनिकः कहते हैं। अरे, तुम्हें संस्कृत के शब्दों की समझ तो है। देखा, टॉमी भी आ गया। ये बताओ, कुत्ता को संस्कृत में क्या कहते हैं? कुत्ता को क्या कहेंगे? कुत्ता यानी कुक्कुरः। घोड़ा को अश्वः कहते हैं, बकरा को अजः और हाथी को गजः। तुम्हें तो पशुओं के संस्कृत नाम भी पता है। अच्छा, ये बताओ, मछली को क्या कहेंगे? मछली को मत्स्यः कहेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन मछली को मीनः भी कहा जाता है। इसका मतलब मीनः और मत्स्यः दोनों का अर्थ मछली है। हाँ, इसी तरह अश्वः और तुरगः दोनों का अर्थ घोड़ा है। सिंहः और शार्दूलः का अर्थ शेर है। सर्पः और भुजंगः का अर्थ सांप है। मुर्गा को संस्कृत में क्या कहेंगे भैया? ये तो मुझे भी नहीं पता। चलो दादाजी से पूछते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। दादाजी दादाजी। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? दादाजी, मुर्गा को संस्कृत में क्या कहते हैं? कुक्कुटः। मुर्गा को कुक्कुटः कहेंगे। लेकिन तुम लोगों को आज संस्कृत का शब्द ज्ञान बढ़ाने की क्यों सूझी? ऐसे ही दादाजी, हम दोनों बातों बातों में चर्चा करने लगे। निकी, तुम बताओ, उष्ट्रः का क्या अर्थ है? शायद ऊंट होता है। शायद नहीं, पक्का बताओ। दादाजी, उष्ट्रः का मतलब ऊंट ही होगा। अरे, तुम क्यों बोल दिए? इसे तो बताने दिया होता। क्षमा कीजिए दादाजी। ठीक है, तुम बताओ निकी, श्रृगालः का क्या अर्थ है?
दादाजी, श्रीगालः को सियार कहेंगे। बिल्कुल सही। ये तो तुमने सही बताया। दादाजी, मुझे पक्षियों के संस्कृत में नाम बताइए। अच्छा, लेकिन पहले ये बताओ कि पक्षी को संस्कृत में क्या कहेंगे? खगः का अर्थ होता है पक्षी। निकी, तुम बोलो, पशु का अर्थ क्या है? पशु का अर्थ है पशु यानी जानवर। तुम दोनों ने सही कहा। अब तुम दोनों एक एक कर पक्षियों के संस्कृत नाम बोलो। निकी, पहले तुम बोलो। काकः कौआ। नील, तुम बोलो। मयूरः मोर। हंसः हंस। बकः बगुला। अब मुझे नहीं पता। नील, तुम बोलो। कपोतः कबूतर। ठीक है, तुमने कई नाम बताए। ये बताओ, पिकह का क्या अर्थ है? मुझे नहीं पता दादाजी। मुझे भी नहीं पता, आप बताइए। पिकह का अर्थ है कोयल। दादाजी, तोता को क्या कहेंगे? शुकह का अर्थ होता है तोता। फूलों पर बैठने वाले भौरे को क्या कहेंगे? भ्रमरः का अर्थ भौरा होता है। दादाजी, हमने जो चुन्नू मुन्नू खरगोश पाले हैं उसे क्या कहेंगे? खरगोश को संस्कृत में शशकः कहा जाता है। अच्छा, ये बताओ, फलम का अर्थ क्या है? फलम का अर्थ है फल, जैसे आम। आम नहीं, आम्रम। वो क्यों? आम्रम का अर्थ है आम। दादाजी, फूल को क्या कहेंगे? तुम बताओ नील। दादाजी, पुष्पम का अर्थ फूल होता है। दादाजी, स्कूल जाते हुए रास्ते में जो तालाब है उसमें सुंदर सुंदर फूल हैं, उसे क्या कहेंगे? वो कमल के फूल हैं। कमल का संस्कृत नाम कमलम है। दादाजी, मुझे संस्कृत के और भी प्रचलित शब्दों के बारे में बताइए। ठीक है, मैं नाम बोलता हूँ, तुम उसका अर्थ बताना। ठीक है दादाजी। अध्यापकः, शिक्षक। श्रमिकः, श्रमिक का अर्थ है मजदूर। बिल्कुल सही। अच्छा, किसान को संस्कृत में क्या कहेंगे? कृषकः का अर्थ होता है किसान। रिपुः, दुश्मन। असि, तलवार। वंचकः, वंचकः, ये तो मैंने पहली बार सुना है। नील, तुम बताओ। मुझे भी नहीं पता दादाजी, आप ही बता दीजिए। अच्छा, वंचकः का अर्थ होता है ठग। अब तुम अपने अंगों के नाम बताओ। मुखम यानी मुंह। शिरः यानी सिर। नेत्रम यानी आंख और कर्णः का अर्थ कान। ओष्ठः का अर्थ ओठ और दंतः मतलब दांत। केशः का अर्थ बाल। उदरम का अर्थ पेट। चरणः का अर्थ पैर। बहुत सही। तुम्हारा शब्दकोश तो बहुत अच्छा है। इसी तरह तुम हर दिन नए नए शब्द सीखो। आज से हम लोग रोज बैठकर इसी तरह बात करेंगे। हाँ, बातों बातों में हमारा शब्दकोश बढ़ जाएगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब जाओ और मेरे लिए चाय बनवा कर ले आओ। ठीक है दादाजी। सारांश। संस्कृत भाषा भारतीय भाषाओं की जननी है। बहुत सी भारतीय भाषाओं में संस्कृत से शब्द लिए गए हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त संस्कृत शब्द को तत्सम कहते हैं। चूहा को संस्कृत में
मूषकः कहा जाता है। स्कूल को संस्कृत में विद्यालयः कहते हैं। मछली को संस्कृत में मत्स्यः और मीनः कहा जाता है। तोता को संस्कृत में शुकः कहते हैं। प्रश्न और उत्तर। प्रश्न: कुत्ता को संस्कृत में क्या कहेंगे? उत्तर: कुत्ता को संस्कृत में कुक्कुरः कहेंगे। प्रश्न: फलम का अर्थ क्या होता है? उत्तर: फलम का अर्थ फल होता है। प्रश्न: आम को संस्कृत में क्या कहा जाता है? उत्तर: आम को संस्कृत में आम्रम कहा जाता है। प्रश्न: पुष्पम का क्या अर्थ होता है? उत्तर: पुष्पम का अर्थ पुष्प होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। क्यों, संस्कृत के नए शब्दों को जानकर अच्छा लगा ना? अब चलते हैं इंग्लिश की क्लास में और जानते हैं कि ध्यान से सुनना किसी भी भाषा को समझने के लिए कितना जरूरी है। लेट्स स्टार्ट। चुन्नी, तुम्हें पता है कि अगर हम ध्यान से किसी की बात नहीं सुनते तो क्या नतीजा होता है? क्या होता है? खुद ही देख लो। बेटा जरा दुकान से कुछ चीजें ला दो। Go to Ramu Bhaiya's shop and get me 1 packet of tea, 2 packets of sugar, 2 packets of salt and 1 small packet of जीरा। सुना तुमने? हाँ सुना माँ। लेकिन ध्यान तुम्हारा किसी और ही दुनिया में था। Now what did Ma say? 2 packets of tea? Then it was 2 packets or 1 packet of sugar? I think it was 1 packet. After that, what did she say? Ah, yes, salt. She said salt. 2 packets of salt. Then she said something else. I don't remember. What was it? याद ही नहीं आ रहा है। छोड़ो, जाने दो। देखा दोस्तों, बेटे ने अपनी माँ की बात ध्यान से नहीं सुनी। उसका नतीजा ये हुआ कि चीनी का एक ही पैकेट लाया और जीरा लाना तो भूल ही गया। Are you a good listener? Let me see. Click on this radio and listen. Read the questions and click on the correct option. क्या तुम सभी बातें ध्यान से सुनते हो? जरा इस रेडियो पर क्लिक करो और सुनो। इसके बाद दिए गए सवालों को पढ़कर सही विकल्पों पर क्लिक करो। Good morning. I am Neeru. Today I am going to tell you how to make aloo pakoras. You will need 2 potatoes, 1 cup besan, half a cup water, a pinch of salt, 1 teaspoon of mirchi powder and 2 cups oil. To make the pakoras, first cut the potatoes into slices. Then add salt and mirchi powder to the besan. Add water to it. Make a besan paste. Dip the potato slices in it and fry them in hot oil. Your pakoras are ready. वाह वाह, सही जवाब। नीरू,
हमें गर्मा गर्म आलू के पकौड़े बनाना बता रही थी। वाह वाह, सही जवाब। नीरू ने कहा कि हमें पकौड़े बनाने के लिए बेसन चाहिए। वाह वाह, सही जवाब। अरे, बेसन में एक चुटकी नमक देना है, चीनी डालने का तो सवाल ही नहीं उठता। वाह वाह, सही जवाब। बिल्कुल, नीरू ने बेसन में पानी डालकर उसका घोल बनाया। वाह वाह, सही जवाब। नीरू ने गर्म तेल में पकौड़े तले थे, नहीं तो गर्मा गर्म पकौड़े कैसे बनते। तो दोस्तों, अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम बातें ध्यान देकर सुनते हो या नहीं। अ गुड लिसनर not only listens but is also able to repeat what he or she has heard. दोस्तों, ये मोहन की कक्षा है। कल से इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। शोभा दीदी छात्रों को कुछ बता रही हैं। शोभा दीदी पर क्लिक करो और सुनो कि वो क्या बता रही हैं। Click on Shobha Didi to hear what she is saying. Children, tomorrow your exams will begin. I want to tell you a few important things. Do not be late for school. समय से स्कूल आना. Bring your pencil, eraser, ruler and sharpener. अपने साथ अपनी पेंसिल, इरेजर, पटरी और शार्पनर लाना मत भूलना. Sharpen your pencil at home so that you don't waste time here. पेंसिल को घर से ही नुकीला करके लाना ताकि परीक्षा कक्ष में तुम्हारा समय बर्बाद न हो. When you get the question paper, read it very carefully. प्रश्न पत्र मिलने के बाद उसे ध्यान से पढ़ो. Start writing after you have read all the questions. प्रश्न पत्र को ठीक से पढ़ने के बाद ही लिखना शुरू करो. Finish your question paper on time and be silent when the exam is going on. अपना प्रश्न पत्र निर्धारित समय पर पूरा करो और परीक्षा कक्ष में परीक्षा के दौरान बातचीत मत करो. Friends, you heard what Shobha Didi said. Click on her if you wish to hear it again. Here are 6 sentences. Read each sentence. If Shobha Didi had said it, click on yes. If Shobha Didi did not say it, then click on no. दोस्तों, अब वक्त है नतीजे का. अगर तुम्हारे 5 या 5 से ज्यादा उत्तर सही हैं, तो तुम एक अच्छे श्रोता हो. अगर 3 या 3 से कम उत्तर सही है, तो तुम्हें सुनते समय और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. और अगर 4 उत्तर सही है, तो बस सुनते समय थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है और तुम एक अच्छे श्रोता बन जाओगे. Click next. Who is a good listener? How can a person become a good listener? Our friends want to know. I'll tell them. To be a good listener is not hard. Just follow these points. Look at the speaker as he or she speaks. Listen to the speaker very carefully. Try to understand what the speaker is saying. Wait for the speaker to finish before you speak. Do not ask the speaker to hurry up. You should be able to repeat what you have heard
without making mistakes. Click next. Right, friends. Now that you know how to become a good listener, why don't you answer some questions? Here are 2 boxes. Drag and drop the options in the correct boxes and click on the Done button. शाबाश, बिल्कुल सही. क्लिक. ध्यान से सुनकर पहले बात तभी ही देना उसमें हाथ. काम न होगा कोई पूरा, सुनोगे जब आधा अधूरा. Are you a good listener? Do you look at the speaker? Do you pay attention to what he or she is saying? Do you try to understand what the speaker is saying? Do you keep quiet till the speaker finishes? Do you give time to the speaker and not force him to hurry up? Can you repeat what you have heard without making mistakes? If the answer is yes to all these questions, you are a very good listener. हेलो इंडिया, नमस्कार. पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है. देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं. आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें. अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक. जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज हम लोग शामिल होंगे जू शो में. आज हम लोग 2 जानवरों के बारे में बात करेंगे. पहला जानवर वह है जिसके कान और पूंछ को छोड़कर पूरे शरीर में एक भी बाल नहीं होता. गेस करिए वह कौन सा जानवर है? जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही पहचाना. वह है गैंडा यानी राइनोसोरस. और दूसरा जानवर है रॉयल बंगाल टाइगर. तो चलिए बच्चों, इनसे मिलने हम लोग चलते हैं पटना के चिड़ियाघर में और शुरू करते हैं जू शो. आज पटना जू आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत जू में अवस्थित गेंडा एनक्लोजर के बारे में जानेंगे. इससे संबंधित सभी जानकारी समझने का प्रयास करेंगे. पटना जू पूरे विश्व में गेंडा प्रजनन कार्यक्रम के लिए जाना जाता है और आज यहाँ 11 इंडियन राइनो हैं, जिनमें 5 मेल और 6 फीमेल हैं.
गेंडा एक विशालकाय शाकाहारी वन प्राणी है। हाथियों जैसा ही यह भारी भरकम शरीर वाला स्तनधारी पशु है जो असम, बिहार और नेपाल के जंगलों में स्वच्छंद विचरण करता है। सच पूछे तो नेपाल और भारत में गेंडे को एक मंगलकारी पशु भी समझा जाता है। भारतीय गेंडे के शरीर पर बाल नहीं होते, बस कान और पूंछ पर ही बाल होते हैं। उसके नाखून हाथी जैसे होते हैं। गेंडे का रंग स्लेटी होता है और शरीर पर खाल ढालों की तह की तरह मढ़ी होती है। इंडिया में इनकी संख्या लगभग 2500 के आसपास है। अगर जू को देखा जाए तो पटना जू में सैन डिएगो के बाद सबसे ज़्यादा इंडियन राइनो है। केंद्रीय जू प्राधिकरण के सहयोग से यहाँ पे एक राइनो ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई है और इसका लागत लगभग 5 करोड़ 10 लाख के आसपास आया है, जो बन के तैयार है। अब इसमें 2 राइनो को छोड़ भी दिया गया है। हम लोग उसे अभी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और ये बिल्कुल इनके नेचुरल अधिवास की तरह है। काफ़ी बड़ा एरिया है, लगभग 3.5 एकड़ का लैंड है। भविष्य में हमारी प्लानिंग है कि यहाँ पे अगर राइनो की संख्या ज़्यादा बढ़ती है तो उसे हम वाइल्ड में भी रिलीज करेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, उसमें भी हम राइनो को उनके अधिवास में छोड़ने की तैयारी करेंगे। जानवर को धीरे धीरे वाइल्ड में छोड़ने के लिए एक्लिमेटाइज किया जाता है। हम लोगों ने भी यहाँ पे वाल्मीकि से ला करके उनसे मिलता जुलता ग्रासेस को लगाए हैं ताकि उन्हें ऐसा प्रतीत हो जो सॉफ्ट रिलीज में इनके आगे चलकर काम आ सके। सबसे विचित्र बात यह है कि गेंडों की थूथन के ऊपर 1 या 1.5 फीट ऊंचा सिंग होता है, परंतु असल में वह सिंग नहीं, हजारों मोटे और मजबूत बालों का गुच्छा होता है जो ऊपर की ओर उठा होता है। गेंडे के लिए यह सबसे उपयोगी है। सींग अगर एक बार टूट जाए तो वो फिर बढ़ जाता है। नर और मादा दोनों में ही सींग होते हैं। भारतीय गेंडों की औसत लंबाई 12 फुट और ऊंचाई 5-6 फुट तक होती है। मादा गेंडे का वजन 1500 किलो और नर गेंडे का वजन लगभग 2000 किलो तक होता है। इसे सामान्यतः लंबी घास के मैदानों में रहना पसंद है, लेकिन अगर आसपास दलदली इलाका हो तो सोने पे सुहागा, क्योंकि इसे कीचड़ स्नान बहुत पसंद है। यह पूरी तरह शाकाहारी प्राणी है। वैसे तो गेंडा एक शांत प्राणी है। वो घायल होने पर भी एकदम आक्रमण नहीं करता। सामान्यतः गेंडा धीमी चाल चलता है, परंतु वो सरपट भी दौड़ सकता है। मादा एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। जन्म के समय गेंडे के बच्चे की थूथन पर सींग नहीं होता। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, सींग भी बड़ा होता जाता है। भारतीय गेंडे की औसत आयु 35 से 45 वर्ष की होती है।
संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आपको आज ले चलते हैं टाइगर एनक्लोजर में। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ जंगल में रहने वाला एक विशाल मांसाहारी प्राणी है जो अपनी बिल्ली प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर होता है। नर बाघ के शरीर की लंबाई 8 फीट से लेकर 13 फीट तक होती है, जबकि वजन करीब 90 किलोग्राम से लेकर 300 किलोग्राम तक होता है। अभी वर्तमान में पटना जू में 7 रॉयल बंगाल टाइगर हैं, जिसमें 2 मेल हैं और 5 फीमेल हैं। इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर के दोनों फॉर्म हैं, जो एक अल्बिनो फॉर्म है और एक कलर्ड फॉर्म है। वो दोनों तरह के टाइगर हमारे यहाँ हैं। इनकी औसत आयु लगभग 14 से 20 साल तक मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया है, और जो फीमेल होती हैं वो 3 से 4 साल में मैच्योर हो जाती हैं। मेल 4 से 5 साल में मैच्योर होता है। इंडिया में काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है टाइगर की, और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसके साथ ही हमारे बिहार में भी टाइगर की काफ़ी अच्छी स्थिति है। मादा बाघ की लंबाई 6 फीट से लेकर 9 फीट तक होती है और वजन करीब 65 किलोग्राम से लेकर 170 किलोग्राम तक का होता है। भारत के बंगाल टाइगर का वजन दुनिया में मौजूद सभी बाघों की तुलना में सबसे ज्यादा 350 किलोग्राम तक होता है। आमतौर पर सारे जानवर दिन के वक्त शिकार करना पसंद करते हैं, पर बाघ रात के समय में अपना शिकार करता है, इसलिए कि ये रात के समय में भी आसानी से देख सकता है। इसका आहार मुख्य रूप से सांभर, चीतल, जंगली सुअर, जंगली भैंस और हिरण है। बाघों का जो मूलतः जो भोजन है वो महिष मांस है, और महिष मांस जो हम लोग इन लोग बाघ को जो आपूर्ति करते हैं काफ़ी साफ़ सफाई के साथ में पूरा हाइजीन मेंटेन करने के बाद में दिया जाता है। भोजन जो है बाघ का मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। ग्रीष्म ऋतु के लिए अलग इसका आहार तालिका है और जाड़े ऋतु के लिए अलग आहार तालिका है। यहाँ पे इनके बाघों की स्वास्थ्य की पूरी देखरेख की जाती है। हमारे पशु चिकित्सा पदाधिकारी बराबर निगरानी में रखते हैं, बराबर इनके दवा इत्यादि की देखरेख की जाती है। बाघों के लिए हम लोगों की व्यवस्था है, गर्मी में कूलर इत्यादि की व्यवस्था की जाती है ताकि बाघ अधिक लू को भी अंदर नाइट हाउस में रह करके ठंडे वातावरण में रह सके। उसी प्रकार जाड़े में भी बाघों के लिए हम लोग हीटर इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। बाघ को वन, दलदलीय क्षेत्र तथा घास के मैदान के आसपास रहना पसंद है। बाघ ज्यादातर अकेले ही रहना पसंद करता है। केवल प्रजनन काल के वक्त ही नर और मादा एक दूसरे के समीप आते हैं। बाघ के बच्चे को शिकार की कला भी मादा बाघ ही सिखाती है। 2.5 साल के बाद बच्चे मां से अलग होकर स्वतंत्र रहने लगते हैं।
बच्चों, ये थी हमारी आज की कक्षा। आशा करती हूँ आज के एपिसोड में पढ़ाए गए पाठों पर आपकी अच्छी समझ बनी और साथ ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी आपने अपनी कॉपी में नोट किया है। हाँ, अगर कुछ नोट करना छूट गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज के एपिसोड में पढ़ाए गए पाठों का अध्ययन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, प्रतिदिन डीडी बिहार पर प्रसारित मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के वेबसाइट पर जाकर आप पुनः देख सकते हैं। इसके लिए आपको बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट www.bepcssa.in पर जाकर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में अपनी कक्षा को चुनकर अपनी पढ़ाई जितनी बार चाहे उतनी बार करना है। साथ ही बच्चों, प्रतिदिन प्रसारित सभी कक्षाओं को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय पर भी आप देख सकते हैं। आज के पढ़ाए गए विषय से संबंधित सवालों को आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर 9431043527 पर या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर मेल के द्वारा पूछ सकते हैं। आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब हमारे विषय विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा। और बच्चों, आपके लिए एक और रोचक जानकारी है। आपके स्वरचित कविता, कहानी, पेंटिंग को या इनके छोटे छोटे 2 से 3 मिनट के वीडियो को बनाकर आप अपने नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम एवं जिला के नाम के साथ टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर तथा ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपके चयनित कहानी, कविता या पेंटिंग को आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा। तो बच्चों, इसी तरह आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को देखते रहिए और अपनी कक्षाओं में पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।